जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो हम जैन तत्व विद्या में मध्य लोक के बारे में जानकारी ले रहे हैं। मध्य लोक जहाँ मनुष्य लोग रहते हैं, ठीक है। मनुष्य और तिर्यंच या जानवर जहाँ रहते हैं वो मध्य लोक। तो उस मध्य लोक में भी हम आ, अपने आप को अगर देखना चाहें कि भाई हम कहाँ रहते हैं, तो उसमें हमने देखा था असंख्यात द्वीप हैं। इवन जो मध्य लोक है उसमें असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, ठीक है। एक स्टार्टिंग में एक द्वीप है, उसके बाद समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र। ऐसे असंख्यात, मतलब असंख्यात ऐसी संख्या होती है जिसे सरलता से गिना ना जा सके, ठीक है। तो इसका मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कितने सारे द्वीप होंगे और कितने सारे समुद्र होंगे, ठीक। तो उसके सबसे सेंटर में जो जम्बू द्वीप है, ये जो सर्कल में, उसमें हम हैं, राइट। उसमें भी सबसे नीचे जो ये लाइट ग्रीन कलर का एरिया है, इसमें हम हैं, राइट। इसमें सारा पूरी पृथ्वी, ये जो जितने भी कॉन्टिनेंट है, इस इन दो ब्लू लाइंस के बीच में पूरा आ जाता है। आरेखंड इस ब्लू लाइन के बीच में आ जाता है। तो इतने छोटे से उसमें हम लोग सब लोग हैं। और उसके अलावा हमने सब देखा था कि इस क्षेत्र में भी लोग रहते हैं, यहाँ भी मनुष्य रहते हैं, यहाँ भी मनुष्य रहते हैं। तो कैसे मनुष्य रहते हैं? यहाँ पर भोग भूमि वाले मनुष्य रहते हैं, राइट। ये वाला एरिया जो है ये कर्म भूमि के मनुष्य रहते हैं। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? भोग भूमि वाले मनुष्य सिर्फ भोग करना जानते हैं, उनको सब कुछ बना बनाया मिलता है, वो सिर्फ इच्छा करते हैं, पेड़ों के पास जाते हैं और उनको मिल जाता है। कर्म भूमि के मनुष्य, उनको अपनी आजीविका कमाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, पेट भरने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, भोजन को पकाना भी है, उसे पूरा समेटना भी है। सेम जैसी व्यवस्था भोजन पकाने से रिलेटेड होती है, वो करनी पड़ती है, तब जाके वो अपना खाना भोजन कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको पेड़ से मांगा या कोई दिव्य भोजन किसी देव ने उनको लाके दे दिया और हो गया, ठीक है। तो कर्म भूमि की व्यवस्था जैसी भारत क्षेत्र में है, होती है कि काम करके खाना पड़ता है, वैसा ही वहां पर भी है। लेकिन एक विशेषता और है कर्म भूमि की, कि कर्म भूमि में ही जो है मनुष्य अपना कल्याण कर पाता है, संयम ले पाता है, ठीक है। वहां पर इंद्रिय संयम पॉसिबल है। भोग भूमि में जो ये वाला उत्तम भोग भूमि है, इनमें क्या है, वहां पर भोग तो है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई चाहे कि भाई मुझे अपना कल्याण करना है, मैंने बहुत शास्त्रों में पढ़ रखा है कि मरण समय समाधि मरण करना है, मुझे सब कुछ छोड़ना है, तो वो इस तरह के कोई भी व्रत नियम नहीं ले पाता, ठीक है। इस कारण से वो अपना जो वहीं की वहीं मोक्ष जाने का जो पुरुषार्थ है वो नहीं कर पाता, उसको वहां से छूटकर नियम से देव गति में जाना पड़ता है, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन कि उसका सम्यक दर्शन कितना है उसके अंदर, या उसमें मिथ्या दर्शन है, उनके बेसिस पर डिसाइड होता है आगे का देवगति कौन सी मिलेगी। लेकिन कर्म भूमि के मनुष्य चाहें, और स्पेशली विदेह क्षेत्र वाली नगरियों में, तो जहां पर तीर्थंकर भी हैं, राइट, तो उनके लिए तो बहुत ही इजी है कि वो वहां पर रहकर अपना कल्याण इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम देख रहे थे। इसके बाद हम जो देख रहे हैं जैन तत्व विद्या में, वो था विजयार्थ पर्वत, ठीक है। हमने अभी तक जो देखा था वो विदेह क्षेत्र तक का देख लिया था।
विजयार्थ पर्वत क्या है? विजयार्थ पर्वत नाम सभी ने सुना है ना? जब हमने पद्म पुराण जी पढ़ना शुरू किया था और उसके बाद उत्तर पुराण जी भी, तो बहुत बार ऐसा आया कि जो प्रति नारायण है, वो जो भी प्रति नारायण होते हैं, जैसे रावण है या जरासंध है, वो सब क्या है? वो विद्याधर रहते हैं, उनमें विद्याएं रहती हैं। वो विजयार्थ पर्वत पर रहते हैं, ठीक है? और भी बहुत बार विजयार्थ पर्वत का नाम सुना। और अगर हम मैप में देखें तो भारत क्षेत्र को जो आधे में डिवाइड कर देता है वो विजयार्थ पर्वत। ठीक, तो ये विजयार्थ पर्वत के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जम्बू द्वीप के भारत क्षेत्र के ठीक मध्य में पूरब पश्चिम लंबाईमान रजतमय विजयार्थ पर्वत है। तो भारत क्षेत्र में जैसी व्यवस्था है वैसी ही एरावत क्षेत्र में भी मानना है। ठीक है, तो जम्बू द्वीप के भारत क्षेत्र में पूरब पश्चिम लंबाईमान मतलब कि पूरब से पश्चिम में लंबाई में ऐसे ये विजयार्थ पर्वत है और रजतमयी है मतलब चांदी का। यह 50 योजन चौड़ा और 25 योजन ऊंचा है। लंबाई की अपेक्षा दोनों तरफ से समुद्र तक फैला है। भूमि तल से 10 योजन ऊपर जाकर इसकी उत्तर और दक्षिण दिशा में विद्याधर नगरों की दो श्रेणियां हैं। तो अब इसमें हम और आगे चल के इसका चित्र देखते हैं। विजयार्थ पर्वत, तो इसको ऐसे समझिएगा कि अंदर की तरफ मतलब पूरा ये, अगर हम एक साइड से देखें तो इस तरह की फॉर्मेट इसका रहता है, राइट? यहाँ से चालू हुआ 10 योजन, फिर अगले 10 योजन, फिर और 5 योजन, ऐसा पूरा 25 योजन ऊंचाई है इसकी। और क्या है वहां पर? जो पहला 10 योजन के बाद का एरिया आया, राइट, ये एरिया में दोनों साइड पर विद्याधर लोगों की जो विद्याधर होते हैं उनकी नगरियां हैं यहाँ पर। इनमें से दक्षिण श्रेणी में 55 और उत्तर श्रेणी में विद्याधरों के 60 नगर हैं। इन श्रेणियों से 10 योजन ऊपर, थोड़ा और ऊपर गए तो दक्षिण और उत्तर दिशा में आभियोग्य देवों की श्रेणियां हैं। इसके ऊपर 9 कूट हैं। तो यहाँ पर विद्याधर हो गए, यहाँ पर आभि योग्य जाति के देव हो गए, और इसके ऊपर जो ये 5 योजन और ऊपर चलकर यहाँ कूट बने हैं। इन कूटों में, इनमें से पूरब दिशा में सिद्धायतन कूट है, उसमें जिन मंदिर है। शेष कूटों में व्यंतर और भवनवासी देवों के निवास हैं। ठीक है, जो कूट मतलब वहां पर स्पेस है, वहां पर आइदर मंदिर है या फिर भवन है। ठीक है, इसके मूल भाग में पूरब पश्चिम दिशाओं में क्रमशः तमिश्र और खंड प्रताप नाम की दो गुफाएं हैं। तो क्या होता है? ये जो विजयार्थ पर्वत है, राइट, इसमें ये आधा ही विजयार्थ पर्वत दिख रहा है हमें। एक तरफ में ऐसे गुफा है, गुफा के अंदर से ये नदी नीचे से जा रही है, गंगा नदी इधर से, और दूसरी साइड से सिंधु नदी, राइट। तो ये जो नदियां निकलती हैं तो ये नीचे से जाती है, पर्वत है ये यहाँ पर, राइट। तो एक तरह से इसके नीचे से जाती हैं, तो गुफा के थ्रू जाती हैं। तो इन गुफाओं के नाम दे रखे हैं तमिश्र और खंड प्रपात। इन्हीं गुफाओं से जो चक्रवर्ती है वो भी इन्हीं गुफाओं से दूसरी साइड विजयार्थ पर्वत के दूसरी तरफ प्रवेश करता है, जिनमें क्रमशः गंगा और सिंधु नदी प्रवेश करती है। इन गुफाओं के भीतर बहुमध्य भाग में दोनों तटों से उन्मग्ना और निमग्ना नाम की दो नदियां निकलती हैं, जो गंगा और सिंधु में मिल जाती हैं। इसी प्रकार का विजयार्थ पर्वत ऐरावत क्षेत्र के मध्य में भी है, किंतु कूटों और उसमें निवास करने वाले देवों के नाम भिन्न हैं। मतलब कि सेम टाइप की व्यवस्था वहां पर भी है, लेकिन जो देव रहते हैं वहां पर वो डिफरेंट नाम वाले हैं। इसके अतिरिक्त विदेह क्षेत्रों के 32 जनपदों में से प्रत्येक के मध्य पूर्वा पर लंबायमान विजयार्थ पर्वत है। तो ये क्या बता रहे हैं कि जो हमने नगरियां देखी थी विजयार्थ पर्वत की, सॉरी,
ऐसे जो विजार्थ पर्वत की नगरियां है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 1/4 पार्ट में ये अपने आप में एक नगरी है। तो विजार्थ पर्वत इनमें भी हर एक नगरी में है। ठीक है, हर नगरी को आधा करने वाला विजार्थ पर्वत है। तो जैसे भारत क्षेत्र का विजार्थ पर्वत है, ऐसा ही विदेश क्षेत्र की हर नगरी में एक विजार्थ पर्वत है। तो कितनी नगरियां हैं? 32, राइट। तो 32 में कितने विजार्थ पर्वत हो गए? 32 विजार्थ पर्वत। इन पर्वतों के एक छोर पर वक्षार पर्वत और दूसरे छोर पर विभंग नदियां हैं। तो कैसे? एक छोर पर वक्षार पर्वत और एक छोर पर यहाँ पर यहाँ पर वेदी है, बट इसमें अगली वाले को देखेंगे तो यहाँ वक्षार पर्वत और यहाँ विभंग नदी। ठीक है, तो इस तरह से जैसे हमने भारत क्षेत्र में देखा था, वहां तो दोनों साइड लवण समुद्र है, राइट। लेकिन विदेश क्षेत्र में क्या डिफरेंस है कि एक तरफ वक्षार पर्वत और एक तरफ विभंगा नदी। इनका शेष वर्णन भरत क्षेत्र के विजार्थ पर्वत के समान है। विशेषता यह है कि उत्तर व दक्षिण दोनों श्रेणियों में विद्याधरों की 55-55 नगरियां हैं। ठीक है, वहां पर कितनी थी? 55 और 60, है ना, ऐसा ही था ना। यहाँ पर बता रहे हैं 55 और 60, लेकिन यहाँ पर कितनी है? 55-55। ठीक है, तो इतना डिफरेंस है। इनके ऊपर भी 9 कूट हैं, परंतु उनमें रहने वाले देवों के नाम भिन्न हैं। इस प्रकार जम्बू द्वीप में कुल 34 विजार्थ पर्वत हैं। ठीक है, तो जब हम कहानी या पुराण जी में पढ़ेंगे विजार्थ पर्वत, तो विजुअलाइज में सिर्फ भरत क्षेत्र का विजार्थ पर्वत नहीं, भरत क्षेत्र, एरावत क्षेत्र और 32 विदेह की नगरियां, सब में एक एक विजार्थ पर्वत है। इन विजार्थ पर्वत पर कौन रहता है? मनुष्य रहते हैं, लेकिन ऐसे मनुष्य जिनमें स्पेशल पावर्स हैं। उड़ने की पावर, दूसरे के ऊपर प्रहार करने की, भेष बदलने की, ये सारी पावर्स उनके अंदर होती हैं। इनमें कुल 3750 विद्याधरों के नगर हैं। हाँ रीटा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ जय जितेंद्र, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आई जस्ट वांटेड सम क्लैरिफिकेशन कि विजात पर्वत पे ओनली भोग भूमि होती है? नहीं नहीं, भोग भूमि नहीं, बल्कि कर्म भूमि है वहां पर, क्योंकि वहां पर संयम धारण किया जा सकता है, वहां से मोक्ष भी जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अभी आपने जो बताया ना, बॉटम में 10 योजन, फिर उसके ऊपर 10 योजन और 5 योजन सबसे ऊपर, तो नीचे के दो जो है 10-10 योजन वाली जगह पे, वहां पे ओनली विद्याधर जाते हैं, हाँ, और ऊपर के 5 रहते में? हैं। जा तो कहीं भी सकते हैं विद्याधर, क्योंकि उनके पास शक्ति रहती है ना, हाँ विद्या रहती है, हाँ तो वो जा सकते हैं। लेकिन रहते कहाँ है? वो इस भाग में रहते हैं। उनके जो निवास या उनके भवन है, राजमहल, राइट, वो इन हाँ। एरिया में रहेंगे। ये अच्छा। डेसिग्नेटेड एरिया कह लीजिए। और ये पूरा विजयार्थ पर्वत बहुत, मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक, ठीक है ना, हाँ। एक छोर से दूसरे छोर तक 10 योजन ऊपर जाने पर विद्याधरों की नगरियां हैं। कितनी नगरियां हैं? एक तरफ 55, एक तरफ 60। अच्छा, और ऊपर 5 योजन है, उसमें भवनवासी देव वगैरह रहते हैं? यहाँ पर जो है वो कूट बने हैं, वहां पर कूटों में व्यंतर जाति के देव और एक कूट में अकृत्रिम जिनालय है। अच्छा, तो नीचे नीचे 20 योजन में कोई हाँ, अकृत्रिम यहाँ विद्या पर है नहीं? आभियोग्य जाति के देव बताया है। हाँ, लेकिन नीचे के 20 योजन में कोई अकृत्रिम चैत्यालय भी नहीं है? नहीं है, हाँ। सबसे ऊपर वाले में, इस एरिया में जो कूट हैं, 9 हाँ। कूट हैं, उनमें से एक सिर्फ सिद्धायतन कूट है और बाकी में व्यंतर देवों का निवास है। अच्छा, तो एक ही ओनली अकृत्रिम चैत्यालय है वहां पे? जी देखिए, इसमें है ना, पिक्चर में ये कूट दे रखे हैं, राइट। तो ये हाँ जो राइट साइड का है, पूर्व दिशा का, हाँ। ये एक बस अकृत्रिम जिन चैत्यालय है। बाकी सारे जो हैं यहाँ पर व्यंतर देवों के निवास हैं। अच्छा। ठीक है। ओके। थैंक यू। श्योर।
सुधा जी आपने हाथ रेस किया? या जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। ये नगरिया बनवाते कौन है? ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ये आकृत अपने आप होती हैं या वो खुद अपने लिए बनाते हैं, ठीक है ना? तो या थोड़ा और पता किया जा सकता है इसके बारे में। ओके। बट क्योंकि ये यहाँ पर लिखा है, राइट? तो महल होना अलग बात है, नगरियों में उनके महल वो खुद बना सकते हैं, लेकिन नगरियाँ पहले से प्री डिसाइडेड है। जैसे 32 विदेह क्षेत्र की नगरियों को किसने बनाया? वो बस हैं, राइट? राइट। राइट? इसी तरह से विद्याधरों की नगरियों को भी मान के चलिए फिलहाल, है ना? ओके, थैंक यू। ये विद्याधर कितनी जगहों में घूम सकते हैं? कहाँ-कहाँ घूम सकते हैं? हाँ, ये मानुषोत्तर पर्वत तक कहीं भी जा सकते हैं। ये सुमेरु पर्वत पर भी जा सकते हैं और जहाँ पर भी पॉसिबल है इनकी विद्या के थ्रू ये विमान में बैठकर जा सकते हैं। और विमान भी सबको असाइन होता है? ये ज़रूरी नहीं है सबके पास हो, किसी-किसी की विद्या उतनी नहीं स्ट्रॉन्ग होती, किसी की विद्या को कोई छीन लेता है, ऐसा भी वहाँ पर प्रोसेस है कि अ, अगर आपको याद हो या मतलब इन जनरल कि मतलब हमने कई जगहों पर देखा कि उसकी विद्याएं छीन ली, तो अब वो अ, आकाश मार्ग से नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है ना? तो विद्याएं कुछ ऐसी चीज है जो ली दी जा सकती है, कुछ तो उन्हें जन्म से ही मिलती हैं और कुछ ली दी जा सकती हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं। ऐसी कुछ व्यवस्था बनती है उनकी। थैंक यू। हाँ, इवन हम सीता जी के जो ब्रदर के बारे में, भामंडल के बारे में पढ़ते ना, तो उनको भी एक विद्याधर ने पाला था और विद्याधर ने उनको विद्याएं दी थी, ठीक है? तो उससे वो विद्याधर की तरह ही हो गए थे, हालांकि थे जबकि भूमि गोचरी के पुत्र, राइट? तो कुछ विद्याएं अपने आप से मिलती हैं और कुछ विद्याएं उनको जन्म से और कुछ विद्याएं गिफ्ट की तरह से। ये रिद्धियां और विद्या सेम चीज है या अलग-अलग है? नहीं, रिद्धि नहीं कहना चाहिए एक्चुअली, विद्या विद्या। तो अलग-अलग है मतलब। हाँ, रिद्धि आती है तपस्या के तप से, अच्छा। ठीक है, रिद्धि है ना। और विद्याएं होती हैं ये एक तरह से और कुछ नहीं, देव जो देव होते हैं ना, व्यंतर जाति के देव होते हैं, उन्हीं को एक तरह से कंट्रोल कर लेना, जैसे सिद्ध कर लेते हैं ना, मंत्र सिद्ध कर लिया, है ना? अच्छा। तो वैसे वो सिद्ध कर लेते हैं उन विद्याओं को, उन देवियों को या उन शक्तियों को, ठीक है, ऐसा। विद्याएं और स्त्रियों के पास भी हो सकती हैं, हाँ, सिद्धियां स्त्रियों के पास नहीं हो नहीं सकती। होती, बिल्कुल सही बात। आचार्य श्री ने बताया था। हाँ, क्योंकि वो तपस्या वालों को ही मिलती है 7वें गुण स्थान से ऊपर, नहीं 6ठे 7वें गुण स्थान वालों को रिद्धियां मिलेंगी, लेकिन विद्या 4थे गुण स्थान, ये सब क्या है? ये सब मिथ्या दृष्टि भी है और सम्यक दृष्टि भी। तो पहले गुण स्थान वाले, 4थे गुण स्थान वाले, इनफैक्ट इससे ऊपर अगर इन्हें जाना है, मुनि बनना है किसी विद्यार्थ पर्वत के विद्याधर को, तो उन्हें अपनी विद्या को छोड़ना पड़ता है, ठीक है? अवंती जी आपने हाथ रेस किया। जय जिनेन्द्र चारो जी। यह क्वेश्चन था कि अभी तो अपना पंचम काल है, तो आज भी ये विद्याधर सारे वो विजयात पर्वत पे रहते होंगे? हाँ, वो वैसा ही रहते हैं, उनकी व्यवस्था 4थे काल वाली ही चलती रहती है। ये जो काल का परिवर्तन है, ये सिर्फ भरत क्षेत्र के आर्य खंड में होता है। अगर ओके। आपको ध्यान हो, है ना, 6 यस, खंड हुए यस। थे भारत क्षेत्र के, तो यस, तो विजयार्थ पर्वत पे और बाकी के मलेच्छ खंडों में चतुर्थ काल ही चलता है। ओके, राइट, ओके। आंटी, मैं इसकी बेटी बोल रही हूँ। मुझे भी एक क्वेश्चन था। सो आई नो एट द एंड ऑफ द 6th एरा वो हेवनली बीइंग्स आते हैं और वो कपल्स को ले जाते हैं। हाउ डू दे चूज दोस कपल्स? They don't choose as such, but because of some punya, right, left over in their balance or whatever, like पुण्यशाली जीव जो होते हैं, उनको वो बचा लेंगे, ठीक है? थोड़ा बहुत जिनके पास पुण्य होगा, उनको वो लेके और गुफाओं में छुपा देंगे,
वो अपनी गुफाओं में ले जाएंगे बेसिकली. Okay. That's Thank how you. they will be saved. हाँ. Yeah. तो Thank they you. won't decide कि अरे हम इसको बचा लें और इसको छोड़ दें, ऐसा नहीं. पुण्य के ऊपर डिपेंड करेगा किसका पुण्य उस समय है बचा हुआ. Yeah. Yep. Got it. Thank you. Good question. भूमिका आपने हाथ रेस किया. चारू जय जी. चारू विजयात पर्वत पर चौथा काल होता है तो वहाँ पे भी तीर्थंकर होते हैं? तीर्थंकर नहीं होते, लेकिन वहाँ मुनिराज होते हैं. ओके, तो तीर्थंकर. हाँ, तीर्थंकर कर्म भूमि के ये भारत क्षेत्र के आर्यखंड में ही होते हैं. पर विदेह क्षेत्र में भी होते हैं ना? हाँ, विदेह क्षेत्र में भी भारत क्षेत्र आर्यखंड है ना, उसी में होंगे. है ना, वहां के भी विजयात पर्वत या मलेच खंड पे नहीं होंगे. ओके. और एक और क्वेश्चन था यहीं पर ही कि जब कोई जैसे विदेह क्षेत्र में कोई तीर्थंकर भगवान का समोशरण चल रहा है और वहां पर उनके पादमूल में किसी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया, तो वो जब वो तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में ही बनते हैं कि वो इधर भी भारत क्षेत्र में भी बन सकते हैं? जिस समय भारत क्षेत्र में तीर्थंकर होंगे उस समय भारत क्षेत्र में ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि भारत क्षेत्र के तीर्थंकर बनने के लिए वो विदेह क्षेत्र चले जाएं. मतलब कहीं भी प्रकृति बंध कहीं भी हुआ पर वो दूसरी जगह जाके बन सकते हैं, ऐसा कुछ? दूसरी जगह जाके मतलब नहीं बन सकते. भारत एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं जा सकता मनुष्य. सिंपल जो मनुष्य होते हैं वो नहीं जा सकते. मतलब अगले भाव में, नॉट इन ओके. या मरने के बाद जैसे राजा श्रेणिक है सपोज, अगर वो विदेह क्षेत्र में थे और उन्होंने वहां पर अपना तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया होता, तो वो ऐसा पॉसिबल था कि वो विदेह क्षेत्र में चाहे बंद किया है, अभी जब नाम लेंगे तो भारत क्षेत्र के तीर्थंकर बन गए कि विदेह क्षेत्र में बंद. हाँ, बांधा कहीं पर भी हो, उसका जरूरी नहीं है कि वहीं के तीर्थंकर बनना होगा. ओके, ठीक है. थैंक यू. ठीक है. और एक और किसी ने हाथ रेस किया था. आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो गया या यू स्टिल हैव अ क्वेश्चन? चलिए, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं चारू जी? हाँ जय जिनेन्द्र, ये आपने बोला है जैसे विजयात पर्वत पे हमेशा चतुर्थ काल, विजयात पर्वत और मलेच खंड में भी होता है, दोनों जगह चतुर्थ काल हमेशा. अच्छा, और मतलब और ये कर्म भूमि है, इसमें मतलब जाके लोग मोक्ष भी जा सकते हैं यहाँ से? विजयात पर्वत से जा सकते हैं, मलेच से नहीं. क्योंकि मलेच में सिर्फ मिथ्या दृष्टि जीव ही रहते हैं. ठीक है, तो वहां पर कोई मतलब ही नहीं है कि कोई धर्म के कार्य के बारे में सोचेगा. ठीक है, ठीक है, थैंक यू. तो अब क्या करना है, यहाँ पर कैसे बोल रहे हैं 3750 नगरियां हैं. तो ये जो 34 बताए, इसमें हमने क्या देखा था, 11 110 है ना, ये भारत क्षेत्र और अरावत क्षेत्र में, और फिर 32 जो विदेह क्षेत्र में है वो 55 दोनों साइड, तो 110. और यहाँ पर कितनी हुई थी, 115 यहाँ, 115 यहाँ. अगर किसी के पास है कैलकुलेटर तो कर सकते हैं. तो इस तरह से टोटल 3750 नगरियां हो जाएंगी. ठीक है, और अगर इसको टाइम्स 5 कर दें तो पूरे 2.5 द्वीप का हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी नगरियां हैं. तो कितनी हो गई, 18,750, 18,750 विद्याधरों की नगरियां हैं. ठीक, ये विजयात पर्वत से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन? आगे चले. अब है वृषभगिरी. इसमें क्या था, क्योंकि हम सारे एक तरह से ये रिवीजन टाइप का चल रहा था कुछ एरियाज को लेकर कि भाई विजयात पर्वत के बारे में हमें दिखा दिया, फिर जम्बू वृक्ष, शालमली वृक्ष के बारे में, है ना. इस तरह से छोटे छोटे समराइज्ड वे में उनको बताते जा रहे हैं. ऐसे ही अब आता है वृषभगिरी. वृषभगिरी का नाम हम सुनते हैं, ये किस लिए फेमस है? ये कहानियों में भी आता है. चक्रवर्ती अपना नाम लिखता है. हाँ, चक्रवर्ती अपना नाम लिखता है. ये क्या होता है, जो 6 खंड होते हैं भारत क्षेत्र के, उसके बीच के ऊपर में 3 मलेच खंड हैं विजयात पर्वत के दूसरी साइड पर.
तो उसके जो सेंटर वाला मलेच्छ खंड है उसके बिल्कुल बीचों बीच में वृषभगिरी पर्वत है। उस पर्वत पर जो चक्रवर्ती है अपनी विजय पताका लिखता है। प्रत्येक विजयार्थ के उत्तर में स्थित मध्यवर्ती मलेच्छ खंडों में एक एक वृषभगिरी स्थित है, इसलिए वृषभगिरी भी कुल 170 हैं। ठीक है, तो जितने कर्म भूमियां उतने ही वृषभगिरी। ठीक है, तो इस तरह से वृषभगिरी पर्वत को बता दिया। अब है मनुष्य कितने प्रकार के हैं। इस प्रकार मनुष्य लोक का सामान्य कथन किया गया। कि सामान्य कथन मतलब थोड़ा थोड़ा जनरल डिस्कशन किया। संपूर्ण मनुष्य लोक में मनुष्यों का निवास है। मनुष्य लोक किसे कहेंगे? संपूर्ण मनुष्य लोक अगर कहा जाए तो क्या होगा? ढाई द्वीप है ना। ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं रह सकता, इसलिए जब भी बात आए मनुष्य लोक की तो ढाई द्वीप मनुष्यों का निवास है। मनुष्य दो प्रकार के हैं, आर्य और मलेच्छ। जो गुणों और गुणवानों के द्वारा सेवे पूजे जाते हैं वे आर्य कहलाते हैं। इसके विपरीत धर्म कर्म से शून्य निंद आचरण वाले मनुष्य मलेच्छ कहलाते हैं। मतलब क्या? विपरीत धर्म कर्म मतलब जो सही धर्म है, सच्चा धर्म है, उससे ऑपोजिट जाने वाले, धर्म कर्म से शून्य निंद आचरण वाले, जो जैसे कि भील की जाति हो गई, राइट, उनको कोई मतलब नहीं रहता धर्म कर्म से और सिर्फ मारने और मजे करने के अलावा, है ना। तो निंद आचरण वाले मनुष्य मलेच्छ कहलाते हैं। आर्य मनुष्य दो प्रकार के हैं, रिद्धि प्राप्त आर्य और रिद्धि रहित आर्य। यहाँ पर आ गया ना रिद्धि वर्ड, जो अभी पूछ रहे थे रिद्धि और विद्या में कुछ डिफरेंस है। यस, रिद्धि सिर्फ अभी आप देखिएगा रिद्धि किसको मिलती है? मुनिराज को सिर्फ। जो कैसी कैसी रिद्धियां होती हैं? बुद्धि रिद्धि, है ना, तप रिद्धि, बल रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया, औषधि, रस और क्षेत्र रूप, इन 8 प्रकार की रिद्धियों के धारी मुनिराज ऋषि रिद्धि प्राप्त आर्य कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं रिद्धि प्राप्त? मुनिराज। ठीक है, और रिद्धि रहित आर्य 5 प्रकार के हैं, जाति आर्य, क्षेत्र आर्य, कर्मार्य, दर्शनार्य और चारित आर्य। जाति आर्य क्या होगा? जो जाति से आर्य है, मतलब जाति से आर्य है, मतलब कि अच्छी जाति से बिलोंग करता है। इक्ष्वाकु आदि उत्तम वंशों में उत्पन्न मनुष्य जाति आर्य हैं। क्षेत्र आर्य क्या हुआ? आर्यखंड के उत्तम देशों में उत्पन्न मनुष्य क्षेत्र आर्य कहलाते हैं। कर्म आर्य असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प रूप कर्म करने वाले कर्म आर्य हैं। ठीक है, तो आर्य बहुत तरीके से कहे जा सकते हैं। ठीक है, जो असी मसी कृषि करे, उसी से अपना काम करे तो वो कर्म आर्य हो गए। फिर अच्छी जगहों पे पैदा हुए तो क्षेत्र आर्य हो गए, है ना। हाँ नंदा जी, आपने ऑथराइज किया। हाँ, ये 80-80 का क्या मतलब है? असी मसी होता है कृषि, सॉरी कृषि नहीं, असी मसी, अस्सी माने तलवार। हाँ युद्ध आदि, है ना, युद्ध आदि। असी मसी, लेट्स सी। 80 मतलब वो बनाना, क्या कहते हैं, युद्ध के समान। मसी मतलब सिलाई कढ़ाई, कृषि, विद्या, वाणिज्य अच्छा, मतलब बेचना, और शिल्प मतलब ये सब शिल्पकारी करना। हाँ शिल्प क्लियर है। असी मतलब शस्त्र विद्या, मसी मतलब लेखन आदि अच्छा, का। मतलब सोल्जर टाइप का काम। 80 हाँ मतलब सोल्जर टाइप का विद्या में काम। मसी का मतलब हुआ कि कपड़े मसी वगैरह। लेखन में आता है, शिल्प कपड़े वगैरह का काम तो शिल्प में आ जाएगा। मसी इज जैसे अच्छा, अकाउंटिंग वर्क होता है ना, अच्छा, वो अच्छा, ओके। मसी। मसी शस्त्र से रिलेटेड। ठीक है, और कृषि सबको मालूम है, राइट। हाँ, विद्या स्टडीज से रिलेटेड, वाणिज्य व्यापार से रिलेटेड, और शिल्प क्रिएशन क्राफ्ट से रिलेटेड। जो इवन लाइक सुनार का काम करते हैं या जुलाहे का काम करते हैं, कारपेंटरी का काम करते हैं, ये सब शिल्प में आ जाता है। दर्शनारी, दर्शनारी क्या है? व्रत रहित सम्यक दृष्टि मनुष्य दर्शनारी हैं।
मतलब कि उनके फेथ से, बिलीफ सिस्टम के हिसाब से आर्य हैं वो। चारित्रारी, संयमधारी मनुष्य चारित्रारी हैं, ठीक है। जो संयम को धारण कर ले वैसा चारित्रारी कहेंगे। हालांकि वो आर्य तो है ही है, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिक बता दिया, ठीक है। अब कैसे और भी तरह के हैं। अंतर्द्वीपज और कर्म भूमिज के भेद से मलेच्छ 2 प्रकार के हैं। तो मलेच्छ जो हैं, हम पढ़ते हैं भारत क्षेत्र भारत में 5 मलेच्छ खंड हैं। तो उसके अलावा भी जो अंतर्द्वीपज में भी मलेच्छ रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए अंतर्द्वीपज पर रहने वाले मलेच्छ और कर्म भूमि में रहने वाले मलेच्छ 2 प्रकार के। कुभोग भूमियों में जन्म लेने वाले मनुष्य अंतर्द्वीपज मलेच्छ कहलाते हैं, ठीक है। जो कुभोग भूमि में है, भले ही वहां कहने को भोग भूमि है, लेकिन जो वहां रहते हैं वो मलेच्छ की तरह ही रहते हैं। तो मलेच्छ एक तरह से लाइफस्टाइल के बारे में है बेसिकली। तथा मलेच्छ खंड में उत्पन्न मनुष्य और आर्य खंड के शक, यवन, शबर आदि कर्म भूमिज जो हैं मलेच्छ कहलाते हैं। मलेच्छ खंडों में जो है वो तो मलेच्छ है ही। आर्य खंड के भी जो कुछ 1-2 जातियां ऐसी हैं, कुछ जातियां, उनको भी इवन मलेच्छ में ही इंक्लूड करते हैं। अब ये थोड़ी जानकारी कम है इस बारे में मुझे कि ये शक, यवन, शबर क्या होता है। यवन तो मुसलमानों को। यवन जो मेरी जानकारी में था, यूनानी लोगों को कहते हैं ऐसा, है ना। शक, यवन, शबर तो समथिंग रिलेटेड विद कि वो कहाँ किस से बिलीव करते हैं या क्या उनका है ना, तो इस तरह से। तो आर्यखंड में भी ऐसे जो हैं वो कर्म भूमिज मलेच्छ कहलाते हैं। अंतर्द्वीपज मनुष्यों में 1 से 4 गुणस्थान संभव हैं, किंतु कर्म भूमिज मलेच्छ में एकमात्र मिथ्यात्व गुणस्थान होता है, ठीक है। तो जो अंतर्द्वीपज के बारे में हमने पढ़ा था ना, जो लवण समुद्र में द्वीप होते हैं, राइट, उनको कहते हैं अंतर्द्वीपज। तो उन द्वीपों में जो मनुष्य हैं कुभोग भूमियों में, वो 1 से 4 गुणस्थान तक संभव है। तो ये कह रहे हैं कि भोग भूमि के मनुष्यों में, इवन मलेच्छों में भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। हाँ, किंतु जो ये यवन, शक हमारे, इन लोगों को सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं हो सकता। यस। कर्म भूमि के जो मलेच्छ खंड हैं उनमें एक ही गुणस्थान रहता है उनका, मिथ्यात्व। रोशी कुछ कह रहे थे दीदी? अंतर्द्वीपज से क्या मतलब है यहाँ? अंतर्द्वीपज एक संज्ञा है, जैसे हमने पढ़ा था जहां पर क्या बोलते हैं उसे, जम्बू द्वीप के बाहर लवण समुद्र है, राइट। तो हाँ। उन समुद्रों में, वो वाला समुद्र और कालोदधी समुद्र में कुछ द्वीप हैं, राइट। उन द्वीपों पर कुभोग भूमियां हैं, वहां पर मनुष्य रहते हैं। लेकिन कैसे मनुष्य रहते हैं? विकराल मनुष्य रहते हैं, मतलब जिनकी जो प्रॉपर मनुष्य नहीं रहते, राइट। जिनका आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर जानवर का रहता है, वो वाले, राइट। तो एक बार देख लेते हैं कुभोग भूमि में, है ना। ये वाला जो है कुभोग भूमि, 2.5 द्वीप में जो 96 हमने पूछा था, अंतर्द्वीप, राइट। जो 24 अंतर्द्वीप हैं, राइट, 24 करके दो, एक समुद्र में, राइट, लवण समुद्र है जैसे, तो एक तट पर उसके 24 यहाँ पर सर्कल में और 24 बाहर की साइड, राइट। तो उन द्वीपों को अंतर्द्वीप वर्ड दिया है। ओके, तो उसमें रहने वाले अंतर्द्वीपज। ओके, ठीक है। अंतर्द्वीप इसलिए भी कहा है आई थिंक, क्योंकि जो जम्बू द्वीप है वो खुद एक द्वीप है। हाँ, तो उसके द्वीप के अंदर द्वीप के अंदर द्वीप, अंतर्द्वीप मतलब कि द्वीप, उस द्वीप से बाहर वाला, ठीक है। फिर वो वाला चित्र चालू दिखाना जहाँ वो यवन वगैरह लिखा है, मैं जरा कॉपी कर लूं। हाँ, बच्चों को समझाने के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, शक, यवन, शबर। हाँ ठीक है। तो ये हो गया मिथ्यात्व गुणस्थान। कदाचित चक्रवर्ती आदि के साथ आर्यखंड में आने पर
उन्हें सम्यक और संयम की प्राप्ति हो सकती है। तो मलेच्छ खंड में अगर कोई रहता है, राइट, तो वहां पर तो उनको मिथ्यात्व ही रहेगा। लेकिन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर कोई मलेच्छ से आर्य खंड में आ जाए, जैसे कि चक्रवर्ती की 96,000 रानियों में से 32,000 रानियां जो हैं वो मलेच्छ खंड से आती हैं, तो उनमें जो रानियां हैं वो कुछ रानियां जो हैं वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेती हैं। ठीक है, तो क्या मतलब समझ में आया कि ये संगति द्रव्य क्षेत्र काल का भाव का प्रभाव पड़ता है, राइट। ऐसे एरिया में रहने से वहां अंदर में भाव ही नहीं होते धर्म के, और ऐसे जगह पर अगर वो चेंज कर ले अपना क्षेत्र, तो फिर उन्हें वहां पर सम्यक और यहाँ तक कि संयम की प्राप्ति भी हो सकती है। तो उनमें खुद में कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका जो क्षेत्र है उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। भले ही उसमें वहां पर चतुर्थ काल ही चल रहा है, लेकिन वहां का प्रभाव ऐसा है कि मिथ्यात्व गुणस्थान ही रहता है। तो वहां पर जो वीतरागता, सच्चे देवगुरु शास्त्र, इनकी ना तो जानकारी होने पाती है और ना ही कोई पुरुषार्थ उससे रिलेटेड। ठीक है, अब है मनुष्य की आयु। मनुष्य की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ल और जघन आयु 1 अंतर्मुहूर्त की होती है। उत्कृष्ट मतलब सबसे अधिक अगर हो कभी तो कितनी हो सकती है, तो वो है 3 पल्ल। ठीक है, और जघन्य, जघन्य मतलब सबसे कम से कम आयु अगर कोई मनुष्य की धारण करे, मनुष्य आयु में आए, तो कम से कम कितनी हो सकती है, 1 अंतर्मुहूर्त। और अंतर्मुहूर्त कितना होता है, विद इन 48 मिनट्स। 1 सेकंड, एक समय से लेके विद इन 48 मिनट का जो भी टाइम हो, जरूरी नहीं है कि वो 48 मिनट ही पूरा होना चाहिए। विद इन 48 मिनट, तो 1 मिनट भी हो सकता है, फ्यू सेकंड्स भी हो सकता है, सेकंड्स का भी छोटा पार्ट भी हो सकता है। तो 3 पल्ले की आयु जो है वो उत्तम भोग भूमि में होती है। ठीक है, और जघन्य अंतर्मुहूर्त की आयु लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य की होती है। तो अब आप सोचेंगे ये लब्धि अपर्याप्तक इतना मुश्किल वर्ड कैसे, अब इसको क्या करें। तो क्या होता है कि जब भी कोई मनुष्य बनता है या कोई भी जीव शरीर धारण करता है, तो ये बहुत बड़ा साइंस है जिस तक कि आज का साइंस नहीं पहुंच पाएगा। तो जब भी एक बॉडी क्रिएट होती है, ठीक है, तो उससे पहले उस सोल या उस जीव के अंदर उस बॉडी को क्रिएट करने की शक्ति, राइट, उसकी जो रॉ मटेरियल पाने की शक्ति, ठीक है, वो शक्ति भी उसके पास होनी चाहिए। उस बॉडी को बनाने के लिए जो शक्तियां चाहिए या जो रॉ मटेरियल चाहिए, उन रॉ मटेरियल को इकट्ठा करने की शक्ति उसमें है कि नहीं है। जिनमें नहीं है उनको कहते हैं लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य। ठीक है, बेसिकली जो हम पढ़ते हैं ना, एक श्वास में 8-10 बार, राइट, कि उसने धारण किया शरीर और खत्म, मतलब कि दूसरे भाव में दूसरा शरीर लिया और एकदम विद इन फ्यू थोड़े ही समय में, और शरीर पूरा करने के लिए जो पर्याप्तियां चाहिए, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, वो पाने से पहले ही खत्म। ठीक है, इतना भी समय उसके पास नहीं था, तो वो कहते जघन्य आयु। कर्म भूमि के मनुष्य की उत्कृष्ट आयु 1 पूर्व कोटि की होती है। ये हमने कल की क्लास में भी देखा था। पूर्व कोटि किसे कहते हैं, कोटि मतलब करोड़। ठीक है, 1 पूर्व करोड़, और पूर्व क्या होता है, 84 लाख पूर्वांग का 1 पूर्व होता है, राइट। तो और 84 पूर्वांग क्या होता है, 84 लाख वर्ष का 1 पूर्वांग होता है। तो आप एज्यूम कर सकते हैं, और यहाँ पर उसकी बात क्या कर रहे हैं, करोड़, 1 पूर्व करोड़। ठीक है, तो बहुत लंबा काल हो गया वैसे ये भी, लेकिन फिर भी ये पल्ले से कम है। इसी प्रकार तिर्यंचों की भी जघन्य आयु अंतर्मुहूर्त किसकी अपेक्षा, लब्धि अपर्याप्त, क्योंकि सेम सिचुएशन तिर्यंचों में भी हो सकती है। और उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले, जैसे कि मनुष्य की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले थी, ऐसे ही यहाँ पर भी किसकी अपेक्षा, भोग भूमि की अपेक्षा।
भोग भूमि में हमने देखा था उत्तम भोग भूमि जब होती है तो आयु कितनी रहती है, 3 पल्ले, ठीक है। और कर्म भूमि के त्रियंचों की उत्कृष्ट आयु पूर्व कोटि, जैसे ही हमने यहाँ पर देखा वैसा ही, ठीक है। दीदी एक बार फिर से बताओ ना ये हाँ, लब्धि लब्धि अपर्याप्त, अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त, हाँ आपने बताया कि हम्म, हाँ, आप एक बार फिर से बताइए, मुझे बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ। तो लब्धि अपर्याप्त क्या होता है रोशी की, जो शरीर बनने के लिए पर्याप्तियां चाहिए रहती हैं, ठीक है। भाषा है, जैसे हम बोलने की शक्ति चाहिए, राइट, हम कल को बोल पाए उसके लिए हम बोलने के लिए शक्ति भी चाहिए होगी, तभी हम बोल पाएंगे, ठीक है। शरीर बनाने के लिए जो वर्गनाएं चाहिए वो अगर हमारे पास उन वर्गनाओं को पाने की शक्ति नहीं होगी तो हम शरीर नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ये जो शक्तियां होती हैं उनको पर्याप्ति बोलते हैं। ये अंतर्मुहूर्त में कोई भी जीव इकट्ठी कर लेता है। अपना शरीर बनाने के लिए 6 पर्याप्तियों की जरूरत होती है, ठीक है। उसको हम और आगे देखेंगे, लेकिन उसको ना प्राप्त कर पाना, लब्धि का मतलब होता है यहाँ पर प्राप्त कर पाना की शक्ति, है ना। लेकिन वो क्या कह रहे, अपर्याप्त, उतना भी समय उसके पास नहीं था। तो इसका मतलब जब मिसकैरेज होता है तो जो सोल आई है वो उसके पास पूरी बॉडी है इसलिए हुआ है, ना कि बॉडी में मतलब मदर की बॉडी में कोई प्रॉब्लम है या स्पर्म और एग में कोई प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। ये एक्चुअली उससे भी बहुत पहले का समय हो जाता है, जब इवन सोल ने ये डिसाइड किया होता है कि मुझे नेक्स्ट यहाँ जन्म लेना है, ठीक है। 3 समय में दूसरा शरीर सोल धारण कर लेती है। तो लेते साथ ही, जन्म लेते साथ ही जो स्टार्टिंग प्रोसेस होता है वो पर्याप्तियां सबसे पहला प्रोसेस होता है। शरीर तो बाद में बनेगा। जो इवन मिसकैरेज होता है उसमें भी पूरा कुछ ना कुछ बॉडी बनना शुरू हो जाता है। ये जो प्राप्ति की बात कर रहे हैं ये शरीर बनने से पहले की प्रक्रिया की बात कर और इसके साथ अंतर मुहूर्त का टाइम भी जोड़ दिया है, राइट? हाँ, क्योंकि ये अंतर मुहूर्त में पूरी होती हैं और नहीं भी होती तो भी अंतर मुहूर्त है, क्योंकि अंतर मुहूर्त क्या है, एक समय से लेकर 48 मिनट तक का 48 मिनट्स तक, हाँ। इस वजह से दोनों को अंतर मुहूर्त कह देंगे, राइट। लेकिन लब्धि अपर्याप्त तक जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड हो जाएगा, क्योंकि इसमें पर्याप्ति भी पूरी नहीं कर पाए। राइट, ठीक है और जो दीदी। दो घड़ी बोलते हैं वो क्या है? 2 घड़ी 1 घड़ी बराबर में, हाँ 2 घड़ी भी 48 मिनट ही होता है। अच्छा, है ना। एक सामयिक में बोलते हैं ना कि 2 घड़ी का सामयिक। हाँ हाँ, वो 24 को 1 घड़ी बराबर 24 मिनट। भूमिका आपने हाथ रेज किया। हाँ चारू, जब ये लब्धि अपर्याप्त अवस्था में कोई जीव चला जाता है तो उसकी नेक्स्ट पर्याय क्या कौन सी रहती है और वो कैसे निर्धारित होता है कि उसको अब नेक्स्ट गति कौन सी मिलने वाली है? हाँ, वो भी उसी समय के उसके परिणाम जैसे भी रहते हैं, जो भी उसके कर्म उदय में आ रहे होते हैं उन्हीं के बेस पर वो अगली गति उसकी डिसाइड अपने आप हो जाती है, ठीक है। वो अपन और डिटेल में देखेंगे जिस समय ये पर्याप्ति का वर्णन चलेगा। ठीक है, अभी समय हमारा हो गया है एक्चुअली। यहाँ पर हमें 2-4 और द्वीप देखने हैं। नंदीश्वर द्वीप है, कुंडलवर द्वीप और रुचकवर द्वीप। इसके बाद हमारा यहाँ पर मध्य लोक का वर्णन खत्म होगा, फिर हम ऊर्ध्वलोक यानी देवलोक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक हमें आज यहीं तक रखना होगा। किसी को कोई क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन मुझे था कि हमने एक बार ये कहा था कि हम जब कोई मतलब पूजा जाप वगैरह करते हैं तो नॉर्थ की साइड में करना चाहिए, क्योंकि वहां पर अभी भी तीर्थंकर हैं। तो अगर हम जैसे ये आर्य क्षेत्र में हैं
तो हमारे बाद में जो लवण समुद्र के बाद द्वीप है वहां भी वो है विदेह क्षेत्र, और वहां भी तीर्थंकर हैं 2.5 द्वीप तक। तो इसका मतलब तो ये हुआ हम किसी भी दिशा में करें तो वहां पर वो है। इसको आप बताओगे थोड़ा? हाँ, नहीं सही कह रहे हैं आप कि ठीक है, हमारे जो नियरेस्ट है उसके हिसाब से ये व्यवस्था कही जा सकती है, राइट? कि जो हमारे नियरेस्ट है विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर विद्यमान है और वो हमारे उत्तर में है। उत्तर, अच्छा। बस इतना ही अपन समझ सकते हैं। तो डेफिनेटली कि बाकी जो दो और घातकी खंड और पुष्करवर द्वीप है वहां भी है और उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। तो यस, बट अपने लिए जो नियरेस्ट है वो विदेह क्षेत्र में विद्यमान भी तीर्थंकर है ना? थैंक यू। हाँ, सपना जी आपने हाथ रेस किया। या एक्चुअली ये इससे रिलेटेड नहीं है माइट बी, पर मुझे थोड़ा सा था कंफ्यूजन। तो जैसे हम जब भी दान देते हैं और हम ये कोई की आत्मा को शांति करने के लिए देते हैं कि आज मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए दान दे रहा हूं, तो वो मिथ्यात्व में आता है? मिथ्यात्व में अगर आप वाकई में ये मानते हैं कि ये उनको लग रहा होगा तो तब मिथ्यात्व है। लेकिन अगर आप सही अंडरस्टैंडिंग से समझ के करेंगे तो अपने मन के लिए, मन को अच्छा करने के लिए हम कुछ भी कर रहे हैं तो एक अलग बात है, ठीक है? आपके अटैचमेंट है, राग है, ठीक है? लेकिन इससे सामने वाले की आत्मा को कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। उसके जो कर्म थे उसके हिसाब से उसने अपनी नई गति ऑलरेडी ले ली है, ठीक है ना? अब हम कुछ भी करेंगे वो हमारे कर्मों के साथ जुड़ेगा, उसके नहीं, ठीक है? तो अगर हाँ, तो दान देना हम भली दूसरे के निमित्त से कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन इसमें कल्याण किसका होगा? हमारा होगा, सामने वाले का नहीं। अच्छा, तो मतलब ये मिथ्यात्व में नहीं क्लैरिटी आता, रखना है। हाँ, मिथ्यात्व तब होगा जब हम ये मानेंगे कि वो सामने वाले को जाके लग रहा होगा, समझे आप? क्योंकि दैट मीन्स कि हमें सोल की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, कर्म व्यवस्था की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ठीक है ना? तब मिथ्यात्व हो जाएगा। लेकिन अगर हमें ये समझ में आ रहा है कि नहीं, वो जाने वाला चला गया, हम सिर्फ उसके निमित्त से दान दे पा रहे हैं, उनकी याद में इस दिन को अच्छा बना रहे हैं, अच्छी मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं, यू नो, दान देके खुश होना। तो अपने किसी चाहने वाले के नाम लेकर और हम दान देते हैं तो हम मन से दान कर पाते हैं। बस इतना ही डिफरेंस समझिएगा। ओके, थैंक यू। श्योर। यहाँ पर मिथ्यात्व के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो जैसे हमारे अगलम देव और निकलम देव होते थे, राइट? वो बौद्ध विद्या लेने गए थे वहां पर उनको पढ़ाई करने के लिए। तब उनका तो सच्चा शास्त्र हुआ नहीं बौद्ध, तब वो मिथ्यात्व में क्यों नहीं गिना जाता? मुझे उनकी कहानी बहुत अच्छे से मालूम नहीं है एक्चुअली। इधर यू गिव मी टाइम, आई लुक इनटू दैट कि उनकी क्या स्टोरी थी, ठीक है ना? देन आई कैन आंसर। एक बार आप ये क्वेश्चन रिपीट करेंगी भूमिका का? हाँ, भूमिका। हाँ, क्वेश्चन अक्लंक निकलंक देव से रिलेटेड है कि वो पढ़ने गए थे और उन्होंने बौद्ध शास्त्र पढ़े, ठीक है? ऐसा ही कुछ है, राइट भूमिका? हाँ, तो उनके पढ़ने को मिथ्यात्व में क्यों नहीं लेते, ऐसा? उनके बौद्ध धर्म को पढ़ने को मिथ्यात्व में क्यों नहीं लेते? अच्छा। तो जो मोटा मोटा वो समझ में आती है वो तो है ही है कि किस इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ रहे हैं। एक होता है उसी को सही मानना कि मैं इसी में बिलीव करता हूँ इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है? एक है कि मुझे उसकी जानकारी चाहिए कि वो क्या समझते हैं इसके बारे में, ठीक है? तो इन बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है? बाकी आई विल रीड देयर स्टोरी एंड देन लेट यू नो। रीटा जी आपने हाथ रेस किया था। हाँ, मुझे ये क्वेश्चन था कि जो ऋषभगिरी पर्वत है ना 170, वहां पे जाके चक्रवर्ती अपना नाम लिखते हैं, तो कोई भी पर्वत पे जाके लिखते हैं या तो कोई पर्टिकुलर पर्वत होता है वहां पे? 170 पर्वत पर लिखते हैं, उसमें कहाँ एग्जैक्टली लिखते हैं ये तो नहीं जानकारी है, बट उस पर्वत पर लिखते हैं और ऐसा लिखते हैं कि वहां पर ऑलरेडी सारे नाम लिखे हुए होते हैं, राइट?
तो इवन चक्रवर्ती को, भरत चक्रवर्ती को उसको साफ करके फिर अपना नाम लिखना पड़ा था। पर वहां पे 170 है, राइट? ऋषभगिरी पर्वत। हाँ, हर जगह के अलग अलग हैं, राइट। हाँ, एक भरत क्षेत्र में है, जैसे एक एरावत क्षेत्र में है, जहां पर भी कर्म भूमियां हैं वहां पर। अच्छा, हाँ, ओके तो एक है भरत क्षेत्र में। यस, ओके, हाँ। ठीक है। अच्छा, आप ये पूछ रहे थे कि 170 हैं जब भरत क्षेत्र में, तो हाउ डज इट डिसाइड कि किस पे लिखें? हाँ, अच्छा, नहीं, एक ही है ना, हम्म, उस पे लिखना रहता है, उसी पर। तो वो ओके, ऑलरेडी काफी भर जाते होंगे, जो भी है, अनंत काल से चलते आ रहे हैं, राइट। हाँ, तो वो तो है। ऐसा। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, चलिए फिर बाकी का हम कल देखेंगे। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौमन मुखर में। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सभी सभी को। को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।